हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी और हिंदी भाषा से संबंधित मैंने आपके लिए 3-4 लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर के वो क्लासेस जरूर देखना। उनमें मैंने आपको वो तथ्य बताए हैं हिंदी भाषा से संबंधित जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। क्लियर है? तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में हिंदी के पाठ्यक्रम यानी कि हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है, जिसमें हमने हिंदी का जो सिलेबस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट थे? तो पहले पार्ट में बच्चों मैंने आपको बताया था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था बच्चों आपका वाक्य विचार, ठीक है। तो हिंदी हिंदी का जो पाठ्यक्रम यानी कि हिंदी का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया था और हिंदी के सिलेबस बताने के बाद मैंने आपको सीधा आपकी जो शुरुआत है वो किसी टॉपिक से ना करके पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं जो कि मैंने पिछली क्लासेस में बताई हैं। तो बच्चों, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आखिरकार हिंदी भाषा है, इसका विकास कहाँ से हुआ है ना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारा क्या, वर्णमाला, ठीक है। और ये बच्चों आपका जो टॉपिक है वर्णमाला, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से पार्ट में आ जाएगा? आपका 1 में, यानी कि भाग नंबर 1 में। भाग नंबर 1 में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार, दूसरे में शब्द विचार और तीसरे में बच्चों आपका हो जाएगा वाक्य विचार, ठीक है। तीसरे में बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? वाक्य विचार हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों के बारे में बताती हूँ कि जो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार हैं, ये क्या है बच्चों? देखिए, वर्ण विचार, जब हम वर्णों पे विचार करते हैं, वर्णों का अध्ययन करते हैं, तो हम इनको कहते हैं क्या? वर्ण विचार। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण विचार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे वर्ण विचार। जब हम वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार में बच्चों आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं? जैसा कि आपका वर्णमाला है ना, संधि है, इत्यादि आपके जो आपके टॉपिक है ये आपके किस में आ जाएंगे? वर्ण विचार के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करते हैं हम शब्द विचार की। शब्द विचार यानी कि जब हम शब्दों का अध्ययन करते हैं हिंदी के अंतर्गत, तो बेटा इसको कहा जाता है क्या? शब्द विचार के अध्ययन को हम कहते हैं इटमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटमोलॉजी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य विचार की, यानी कि सेंटेंसेस, है ना। वाक्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम वाक्य विचार की बात करें, जब हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं तो इनको कहा जाता है सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। और ये जो तीनों पार्ट है बच्चों, ये मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताए थे, जब मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा का हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में वर्ण विचार का हम अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक आएंगे। दूसरे पार्ट में हम शब्द विचार जैसे कि आपकी जितनी भी हिंदी की हम कह सकते हैं वोकैबुलरी वाला पार्ट, वोकैबुलरी जैसे कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, तो ये जो टॉपिक है आपके ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वाक्य विचार में हम पढ़ते हैं बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, जो आपके ये वाले टॉपिक है ये आपके इसमें आ जाएंगे। किसके अंतर्गत? वाक्य विचार के अंतर्गत, ठीक है। अब बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी है, लेकिन हम दोबारा से चर्चा करेंगे तो आपका जो भी डाउट रह गया होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या होती है, ये मैंने आपको बताया है ना।
जब मैंने आपको हिंदी भाषा के बारे में बताया था कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हम बात करें या भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, हम कहते हैं ध्वनि या फिर वर्ण, है ना। आपके मुंह से दो ही आंसर निकलते हैं, ध्वनि, और ध्वनि को ही आप क्या कह देते हैं, वर्ड कहते हैं, है ना। इतनी बात तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या फिर वर्ड हम इसको कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर होता है। अब वो अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ध्वनि और वर्ड, इनमें अंतर क्या है। जब मैंने आपको पहली क्लास में भाषा के बारे में बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा क्या है और भाषा के प्रकार क्या हैं, तो बच्चों मैंने वहाँ पे आपको भाषा के 3 टाइप बताए थे, जिसमें पहला था आपका मौखिक भाषा, है ना, और जिसको हम कहते हैं ओरल लैंग्वेज, और दूसरी थी आपकी लिखित भाषा, जिसको हम कहते हैं रिटन लैंग्वेज, और तीसरी थी बच्चों आपकी सांकेतिक भाषा, ठीक है, जिसमें हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो हमें सिंबल वाली जो भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा में हमारी जो इकाई है हमें उसको नहीं जानना है, ना ही उसकी कोई इकाई होती है ना। तो आपकी जो इकाई होती है बच्चों, वो आपकी 2 लैंग्वेज की होती है, यानी कि मौखिक भाषा की होती है और साथ ही साथ आपकी लिखित भाषा की होती है। तो बात करें बच्चों मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा वर्ण। अब कैसे होगी, है ना, तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, तो क्यों है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इतना समझिए कि ध्वनि को जब हम बोलते हैं तो इसमें आपकी 2 क्रियाएं आती हैं। कौन सी, एक तो बोलना और दूसरा है आपका सुनना, ठीक है, बोलना सुनना। ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा में बच्चों हमें ना ही कॉपी किताब पेन इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। हम सीधा सीधा जब हम किसी से कह सकते हैं बातचीत करते हैं तो उस भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उस भाषा का जो रूप है वो बच्चों आपका कौन सा रूप होगा, मौखिक भाषा होगा। आम बात है, जितनी चीजें मैंने आपको लिखी हैं ये आपकी किस में आ जाएंगी, लिखित भाषा में, और जितना मैं आपको समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, उस भाषा को हम कह सकते हैं वो आपका किसका हिस्सा होगा, आपका मौखिक भाषा का हिस्सा होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ध्वनि में हम 2 क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, एक तो बोलते हैं और सुनते हैं। ओरल में मिनिमम हमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा किसको रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो जब आप लोग मुझे देखेंगे, आप लोग मुझे सुनेंगे, तो इसका मतलब आपने मुझे क्या, मैंने बोला और आपने मेरी चीजों को सुना, तो यहाँ पर हमारी प्रक्रिया कैसी हो गई, मौखिक भाषा की हो गई। इसके बाद लिखित भाषा की बात करते हैं, तो बच्चों लिखी हुई चीजों को जब आप क्या करते हैं, पहले आप करेंगे उसको लिखना, बोलना, ठीक है, और पढ़ना। पढ़ना बोलना हम कह सकते हैं एक ही में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई सुनाता है तो हम कह सकते हैं सुनना, ठीक है। तो ये आपकी क्रियाएं आ जाएंगी किसमें, लिखित भाषा में। जब आप लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं उसको, है ना, और चीजों को लिखते हैं। उसके बाद जब कोई इंसान, जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो कोई सुन रहा होगा तो हम उसमें सुनने की भी क्रिया हो सकती है। इसके बाद पढ़ने की भी आपकी क्रिया आ जाएगी इसमें। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड आपके लिखित भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। लिखित भाषा बच्चों क्या होती है, जब हमें कोई चीज सामने दी हुई होती है और हम उसको पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, तो हम उसमें क्या कहते हैं, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या हो जाएगी, आपकी ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। चलिए, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो
तो भाई थोड़ा सा लाइक कर दिया करो कभी कभी, है ना, क्लास लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सहयोग के साथ ही हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ हमारी हेल्प करेंगे, कह सकते हैं आप हमें, आपके प्यार सहयोग से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। और जब हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप तक ला पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बस आप अपना प्यार और सपोर्ट लगातार हमारे साथ बनाए रखना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, सबसे पहले तो आप इस शब्द को समझिए कि जो वर्णमाला है इसका मतलब क्या है। माला बच्चों क्या होती है ये आप सभी जानते हैं, है ना। यदि हम इस शब्द को तोड़ दें तो आपका क्या बनेगा, वर्ण प्लस माला, है ना। आपका जो शब्द था वर्णमाला, ये आपका मैंने दो शब्दों में तोड़ दिया है और दो हमें नए शब्द मिल गए हैं, दो अलग अलग शब्द मिले हैं, जो कि एक क्या है आपका वर्ण है और दूसरा क्या है माला है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ण हम किसको कहते हैं, वर्ण के बारे में हमने जान लिया। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्णमाला की। अब माला बच्चों क्या होती है, अब देखो माला तो आप जानते होंगे, जैसे आपने सुना होगा फूलों की माला, मोतियों की माला। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज में अगर हम मोतियों को पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाती है, मोतियों की माला बन जाती है। यदि हम किसी धागे में फूलों को पिरो देंगे तो वो आपकी बन जाएगी फूलों की माला, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपकी वर्णमाला बनी है, जिसमें हम कह सकते हैं क्या है ये, वर्णों की माला, जहां पर हम कह सकते हैं वर्णों को एक सुव्यवस्थित क्रम में क्या किया गया है, क्रमबद्ध किया गया है, ठीक है। तो सुव्यवस्थित क्रम में इनको सजाया गया है, तो ये आपकी बन गई है क्या, वर्णमाला। अब वर्णमाला है क्या, ये आपने सबसे पहले जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी बचपन में, तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। और बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की कहाँ से, ओलम से, है ना। जितना हम बोलना लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या सिखाया जाता है, हिंदी के लिए हमें ओलम सिखाई जाती है और इंग्लिश के लिए हमें अल्फाबेट यानी कि जो ABCD जिसमें हम कहते हैं ना, तो वो सारी चीजें हम सीखते हैं। तो हिंदी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ओलम पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे में हमें सबसे पहले आ बनाया जाता था, तो हम सीखते थे कि एक चूली ऐसे बनाओ, दूसरी चूली ऐसे बनाओ, है ना। इसके बाद एक ऐसे डंडा कर दिया, एक ऐसे डंडा कर दिया और हमारा बन जाता था आ। और जब हम अच्छा आ बनाना सीख जाते थे तो बड़ी खुशी मिलती थी कि देखो मैंने ऐसा कर दिखाया, है ना। तो बच्चों वहां पर तो हमने सिर्फ ओलम को याद किया था और हम कह सकते हैं कि हमने वर्णों को बनाना सीखा था, है ना। वर्ण किस तरीके से बन रहा है, वर्ण की आकृति क्या है, कौन सा वर्ण किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ी थी ओलम में, है ना। और सीधा सीधा हम याद करते थे ओलम को। ओलम में क्या क्या शुरुआत होती है, आ ई उ ऊ ए ऐ, है ना। इसके बाद आप क्या क्या आते हैं व्यंजन, जैसे कि का, खा, गा, घा, ड़ा आदि, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओलम पढ़ी थी। लेकिन अब हम दोबारा से ओलम पढ़ेंगे, क्या वहीं से हमें दोबारा से पढ़ना है, हाँ पढ़ना तो है, लेकिन हम उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ आ ई नहीं सीखना है। आखिरकार आ ई भी हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका उच्चारण कैसे करते हैं, किस व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपने पहली बार वर्णमाला अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आप देखना आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, है ना। तो इसीलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहना और शुरुआत से जब आप जुड़ेंगे तभी आपको मजा आएगा। आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से दूंगी। अगर आप हिंदी मेरी सारी क्लासेस देख लेते हैं एक बार, तो आपको हिंदी में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, वर्णमाला की। तो वर्णमाला शब्द का अर्थ क्या है, वर्णों की माला, जिस माला में हमने क्या किया है, वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित किया है, तो उसको हम कहते हैं क्या, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला या इसी को हम कहते हैं ओलम, जो कि हम बचपन में पढ़ा भी करते थे, है ना। ओलम तो आप सबने पढ़ी ही होगी, बड़े मजे के साथ पढ़ते थे। टीचर जब हमसे सुनते थे आ ई सुनाओ,
सबसे पहले तो हमें याद कराया जाता था छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, की आखिरकार इन वर्णों से और कौन कौन से शब्द बनते हैं, किस वर्ण से कौन सा शब्द बनता है, ये सारी चीजें हम सीखा करते थे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों वर्णमाला। तो वर्णमाला आपकी दो पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसमें कि पहला है आपका स्वर। ठीक है, पहला आपका क्या है, स्वर है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, वॉवेल। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉवेल। और इंग्लिश के स्वर बच्चों आपके कौन कौन से होते थे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं बचपन में, है ना। इसके बाद बात करते हैं व्यंजन की। वर्णमाला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहेंगे। कॉन्सोनेंट कहते हैं किसको, हम व्यंजन को। क्लियर है। कॉन्सोनेंट में आपके इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के अल्फाबेट में तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी के जितने भी आपके लेटर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। लेकिन ओलम में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ओलम के वर्ड अलग हैं, ओलम के अक्षर अलग हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्वर के बारे में, कि आखिरकार स्वर क्या होता है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ना तो हमें किसी कठिनाई, ना तो हम कह सकते हैं हमें कोई कठिनाई होती है, ना ही हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता होती है। तो ऐसे वर्णों को बच्चों कहा जाता है क्या, स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर किसे कहा जाता है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है। तो बच्चों परिभाषा में हम कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध का मतलब क्या होता है बच्चों, रुकावट होता है। क्या होता है, रुकावट। और बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई हमारी क्या डेफिनेशन, किसकी, स्वर की। आखिरकार स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको समझते हैं कि आखिरकार ये जो डेफिनेशन लिखी है तो इसका मतलब क्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण। ठीक है, क्या आप उच्चारण का मतलब जानते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो बच्चों जैसे कि हमने कोई शब्द ले लिया, मान लीजिए मैंने शब्द लिखा है एक ये। ठीक है, तो ये शब्द अभी सिर्फ लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। लेकिन हम इस शब्द का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो बच्चों इसको देखिए हम पढ़ेंगे पीतांबर, है ना। अब मैंने इस शब्द का क्या कर दिया, उच्चारण कर दिया, यानी कि उसको बोल दिया। तो जब हमने इसको बोला तो ये आपका क्या शब्द हमने बोल के बताया, हमने इसको क्या कहा है, पीतांबर कहा है, यानी कि हम कह सकते हैं इस शब्द का हमने उच्चारण कर दिया है। तो बच्चों उच्चारण का सिंपल भाषा में समझिए बोलना। ठीक है, जिसको हम पढ़ के बोलते हैं वो आपका क्या कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट, यानी कि जब हम बोलना इनको शुरू करते हैं तो हमें किसी भी रुकावट कह सकते हैं, बोलने में कोई रुकावट नहीं आती है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। और बिना किसी
वर्ड की सहायता से, है ना, बिना किसी वर्ड की सहायता से, यानी कि ये वर्ड अपने आप में कैसे हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, या ये कह सकते हैं ये खुद पे क्या है, डिपेंडेंट है, खुद पे क्या है, डिपेंडेंट है, और इन्हें बोलने के लिए हमें अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन वर्णों को क्या कहा जाता है बच्चों, स्वर कहा जाता है। और स्वर क्या होते हैं बच्चों, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जो स्वर हैं ये कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनको बोलने के लिए हमें अन्य किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? तो इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये हमारी स्वर की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं कि आखिरकार स्वर होते कौन से हैं, वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं, हो सकता है कि आप लोग ओलम भी भूल चुके होंगे, और मुझे इतना पक्का पता है कि बहुत सारे बच्चे तो देख रहे होंगे, उनको ओलम याद नहीं होगी, है ना। लेकिन अब जब आप दोबारा से वर्णमाला पढ़ोगे ना, तो मैं आपको पूरी ओलम याद करा दूंगी। दोबारा से मजा आएगा। जब हम ओलम पढ़ते हैं तो हमें अपने बचपन के दिन याद आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं स्वर। स्वर होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद री से ऋषि, ए, आय, ओ, आओ। क्लियर है? तो बच्चों ये हो गए हमारे स्वर। अब चलिए इनको एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कह सकते हैं बच्चों स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है, स्वरों की संख्या कुल है आपकी 11। कितनी है? 11 है। ठीक है, इसके बाद जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं बच्चों, ये आपकी मानक हिंदी वर्णमाला है। क्या है? मानक हिंदी वर्णमाला है। मानक शब्द का अर्थ होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड, जैसे कि मानक भाषा हमारी क्या है, हिंदी है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो मानक हिंदी है, मानक हिंदी की ये वर्णमाला है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि हमें जो वर्णमाला पढ़नी है वो बच्चों कौन सी पढ़नी है, मानक हिंदी वर्णमाला। अब दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बच्चों पारंपरिक हिंदी वर्णमाला। पारंपरिक हिंदी वर्णमाला। ठीक है, पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में बच्चों स्वरों की संख्या अलग अलग बताई जाती है। कभी कहते हैं 12 होती है, कभी कहते हैं 13 होती है, जिसमें आपका एक इसमें वर्ड शामिल किया जाता है निरा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं जो पारंपरिक हिंदी वर्णमाला है, इसको स्वर में काउंट किया जाता है, स्वर में इसकी गिनती की जाती है। तो हमें बच्चों जो पढ़ना है वो हमें कौन सी पढ़नी है, मानक हिंदी वर्णमाला। और हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जो वर्णमाला को मंजूरी दी है वो कौन सी वर्णमाला है, मानक हिंदी वर्णमाला। तो हमें क्या पढ़ना है, मानक हिंदी वर्णमाला। हमें किसके अनुसार चलना है भाई, सरकारी नौकरी चाहिए तो आप सरकार की तो बात मानेंगे, है ना। तो सरकार ने हमसे कह दिया कि भाई जो मानक हिंदी वर्णमाला है आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मानक हिंदी वर्णमाला में बच्चों जो आपके स्वरों की संख्या है वो कितनी है, कुल 11 है। और वो 11 स्वर कौन कौन से हैं ये आपने देख लिए होंगे, है ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई चीज मिस तो लग रही है ना। जब हम छोटे में पढ़ते थे तो आपने इनको भी तो पढ़ा होगा, इन्हीं के साथ अंग और आहा, है ना, इनको भी हम पढ़ते हैं। तो क्या बच्चों ये स्वर हैं? तो बच्चों आपको बता दें कि ये स्वर नहीं है। ठीक है, इनको हम कहते हैं आयोगवाह। और आयोगवाह क्या होते हैं ये हम अपना जब स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी किसके बारे में, आयोगवाह के बारे में। तो इतनी बात आपको अभी समझ में आ गई होगी। सिर्फ अभी हमें जानना है किसके बारे में, स्वर के बारे में। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, स्वर की बात कर रहे हैं। स्वरों की संख्या कितनी है जो कि मैंने आपको बता दी 11 है, जिसमें आपके 11 स्वर कौन कौन से हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करेंगे कि आखिरकार स्वर जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार बच्चों कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा ह्रस्व स्वर और दूसरा आपने सुना होगा दीर्घ स्वर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उन्होंने सुना होगा एक जो आपका स्वर है इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इसको पढ़ते हैं क्या? प्लुत स्वर। तो क्या प्लुत स्वर हमारे सिलेबस में है? तो नहीं बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो मानक हिंदी वर्णमाला है इसमें इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। प्लुत स्वर हम कह सकते हैं बच्चों, इसका इस्तेमाल आपका संस्कृत भाषा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संस्कृत भाषा में किया जाता है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्वरों के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका ह्रस्व स्वर और बच्चों दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, चलिए इनको जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ह्रस्व स्वर बच्चों इनकी संख्या होती है कितनी? 4। कितनी है? 4। कौन कौन सी है इसमें से हम छांटना शुरू करेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले आपका क्या आया है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ठीक है। संख्या हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो इतनी बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे कितनी? 4 करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो बच्चे आप आंसर क्या करेंगे? 4 करेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया है वो 4 वर्ण जो स्वर हैं वो कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। अब बाकी के जितने भी बच गए हैं, ठीक है, 11 थे, 11 में से 4 निकल गए, तो दीर्घ बचे। दीर्घ यानी कि ये कितने हैं बच्चों? 7 हैं। तो यानी कि जितने बच गए हैं उनको हम इस लाइन में लिख देंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। क्लियर है? ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहा? दीर्घ स्वर किसे कहा? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, ऊ, री, और बाकी के जितने बच जाते हैं उनकी संख्या है 7, जिन्हें हम कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर है? इतनी बात अच्छे से आप सभी को क्लियर हो गई हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों किसकी? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हम किसे कहते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर क्या होते हैं? चलिए एक बार इनको भी जान लेते हैं। संयुक्त स्वरों की बच्चों जो संख्या है वो होती है आपकी, ये भी है इनकी संख्या 4। कितनी है? 4 है। और ये हैं कौन कौन से? एक तो है आपका ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ए, आई, ओ, औ। अब इसको हम पहले समझते हैं कि आखिरकार संयुक्त स्वर होते क्या हैं। तो बच्चों इतनी सी बस आपको बात दिमाग में बैठानी है क्या, कि जब दो असमान स्वरों के मेल से, शब्दों पर आपको ध्यान देना है, जब दो असमान स्वरों के मेल से, या हम कहें जब दो भिन्न स्वरों के मेल से हमें तीसरा नया स्वर मिलता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया ए। अब सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये आपका बना किससे है, तो हम कहेंगे छोटा आ, छोटी ई के मिलने से क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब छोटा ए क्या सिर्फ इन्हीं से मिलता है? जी नहीं, छोटे आ में बड़ी ई का मेल करा देंगे तब भी ए मिलेगा, बड़े आ में छोटी ई, ए, और बड़ा आ बड़ी ई मिलकर भी आपका क्या बनाएगा? ए बनाएगा। और बच्चों ये हम वैसे भी जो हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारे बता दूंगी कि कौन से मिलकर के क्या बनता है, ठीक है, क्योंकि संधि में ये सारी चीजें हमें काम आएंगी। तो अभी बस आप इतना जान लीजिए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है, और जिसमें आपका एक मैंने बता दिया कि ए आपका किससे बनेगा? छोटे आ, छोटी ई से मिलकर। अन्य और किन किन से मिलकर बनेंगे ये हम संधि में जानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम इस आ का मेल इस ए से कराते हैं तो आपका बन जाएगा क्या? आय बन जाएगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। कैसे बनेगा? आप एक बार इसको उच्चारण करके देखिए, आई है ना, और हम इसको क्या पढ़ते हैं? कुछ आई, आई, तो ये हो गया आपका ए, ठीक है। आ, ए,
तो आए, तो ये इसमें आपका ए और मिल गया और इसके साथ आपका आ भी मिल गया बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गई, आए बन गई। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम छोटे आ और छोटे ऊ को मिलाते हैं तो आपका बनता है क्या, ओ बनता है। अब छोटे आ के साथ बड़ा ऊ भी बन सकता है, तब भी आपका ओ बनेगा। यदि हम बड़े आ का मेल छोटे ऊ से कराएंगे तब भी आपका ओ बनेगा। यदि हम बड़े आ का मेल बड़े ऊ से कराएंगे तब भी हमारा ओ बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी यदि हम छोटे आ का मेल आई से कराते हैं तब भी आपका ए बनता है। तो ये सारे जो चीजें हैं बच्चों, ये अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि आखिरकार ये चीजें बनती कैसे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सिर्फ एक एक लिखे हैं। ठीक है, कि कौन सा किससे क्या बना है। तो आ का मेल यदि हम ओ से कराएंगे तो आपका बनेगा औ। क्लियर है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि जब दो असमान स्वरों का मेल होता है तो आपका नया स्वर बनता है और उन स्वरों को हम कहते हैं बच्चों क्या, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है। इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों मात्रा की। हिंदी में जो हम हिंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, इनको हम दोबारा लिख देंगे। अब बात करेंगे बच्चों मात्राओं की। ठीक है, हिंदी भाषा में जो मात्राएं हैं वो कितनी हैं। तो आपने यहाँ पर स्वरों की जो संख्या थी वो हमने पूरी लिखी थी, कौन कौन से स्वर हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं मात्राओं के बारे में, और इन्हीं मात्राओं के प्रयोग से हम पूरी हिंदी भाषा को लिखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों मात्राएं। मात्राएं, ठीक है, मात्राएं हैं कितनी। सबसे पहले तो बड़े आ की मात्रा आती है। ठीक है, बड़े आ से शुरुआत की है क्योंकि छोटे आ में कोई मात्रा नहीं होती, इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद छोटी ई, इसकी मात्रा हम इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें बड़ी ई की, तो बड़ी ई बच्चों आपकी यहाँ से लगाई जाती है इस तरीके से, है ना। इसके बाद छोटे ऊ की बात करें तो इसकी मात्रा इस प्रकार लगाते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा में हम इसी को उल्टा घुमा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और री की मात्रा आप जानते हैं इस तरीके से लगती है। ए की मात्रा में हम एक मात्रा लगाते हैं, जब हमें किसी पर भी ए की मात्रा लगानी होती है तो हम इस तरीके से एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। और जब बात करें आई की, तो इसमें बच्चों आपकी आती हैं दो मात्राएं। ओ में बच्चों आपकी एक मात्रा आती है इस तरीके से, डंडा डंडा के साथ मात्रा लग जाती है, और औ में बस यही मात्राएं आपकी दो हो जाती हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा, इसमें यहाँ पर ए में एक मात्रा थी, आई में दो मात्रा हो गई, ओ में एक मात्रा थी और औ में दो मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने बात कर ली किसकी, मात्राओं की। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो आप सीधा सीधा आंसर कर देना, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, कितनी है, 10 मात्राओं की संख्या है। क्लियर है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो हमने बच्चों बात कर ली आज की क्लास में किसकी, वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला हमने किसे कहा, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। वर्णमाला हम किसे कहते हैं, जिसमें हम वर्णों को क्या करते हैं, क्रमबद्ध समूह में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्वर और व्यंजन। और पहले हमने शुरुआत की है किससे, स्वर से, क्योंकि पहले आपका जो स्थान दिया गया है वर्णमाला में वो किसका दिया गया है, स्वर का दिया गया है। तो स्वर को हमने समझा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के किया जाता है और बिना किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। फिर हमने जाना स्वर हैं कौन कौन से। तो हिंदी में बच्चों स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और इन स्वरों की जो मात्राएं हैं उनको भी हमने जान लिया। और ये स्वर आपस में भी हम कह सकते हैं बांटे गए हैं, जिनमें हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद स्वर का एक और बच्चों प्रकार हमने पढ़ा, क्या, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमने किसको कहा है, आपके ए, ऐ, ओ और औ को कहा है। ठीक है,
इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ये भी तो आपके मिलकर ही बनते हैं, है ना। लेकिन बच्चों हम कह सकते हैं कि इनके जो स्वरों का मेल है ये आपस में समान स्वरों में होता है। जैसे कि छोटे आ का मेल छोटे आ से कराने से आपका क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। छोटे आ का बड़े आ से करा देंगे तब भी बड़ा आ बनेगा। इसी प्रकार ई, है ना, यानी कि समान जाति के हैं। कैसे हैं आपके, समान जाति के हैं। लेकिन संयुक्त स्वर में हमने अभी देखा था कि छोटे आ का मेल ई से कराया, ए बना। छोटे आ का मेल यदि हमने इस ए से करा दिया तो आपका आई बन जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि आखिरकार स्वर क्या है, स्वरों के प्रकार क्या हैं, और जो मात्राएं हैं बच्चों इनकी संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो इनकी संख्या है टोटल 10। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पर इसको खत्म करेंगे। और मैंने आज की क्लास में सिर्फ आपको स्वर के बारे में बताया है, लेकिन अभी हमारा क्या स्वर कंप्लीट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी हम आगे की क्लासेस में समझेंगे कि जो स्वरों का वर्गीकरण है, स्वरों को किस प्रकार से बांटा गया है, तो वो सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक लेकर आऊंगी ताकि आपको एक तो समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़ा कह सकते हो थोड़ा पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए ताकि आप उसको दोबारा भी देखें तो आपको दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो जुड़े रहना हमारे साथ। अब क्या करना है बच्चों, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जल्दी से लाइक कर देना, और जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को तो ऑन जरूर कर ही लेना। अगर आप बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो आपको क्लास आने से पहले जो बच्चों नोटिफिकेशन है वो टाइम पर नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप क्लास देखने के लिए काफी ज्यादा लेट हो जाए, है ना। तो आपको लेट नहीं होना है, भीड़ में सबसे आगे रखना है अपने आप को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।